आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 फ्रॉम NCERT, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. As you know, the functions of the organ or organ system in our body must be coordinated to maintain होम्योस्टेसिस. अब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम है उन सबको एक साथ यानी कोऑर्डिनेट वर्क करना पड़ता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस यानी सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर अब एक दूसरे को हेल्प करते हुए पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज वे से चला रहे हैं. ओके. Coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another. Coordination का मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक दूसरे के फंक्शंस कंप्लीट करते हुए आगे एक साथ एक बॉडी को चला रहे हैं. ओके. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. Okay. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining and increase muscular activity. Okay, हम एक्सरसाइज करते तो एक्सरसाइज में क्या करते हैं? ऑफकोर्स हम अपने मसल की एक्टिविटी बढ़ाते या रनिंग करते कार्डियो करते जो भी करते हैं ऑफकोर्स हमारी मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है. मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स मसल्स को एनर्जी डिमांड है, एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी. क्लियर. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज. एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे सप्लाई ऑक्सीजन का इंक्रीज हो जाता है. ओके. द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड द इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स. अब क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी क्या क्या करती है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी. ऑफकोर्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा बार सांस लेंगे तो बाहर से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा. हार्ट बीट इंक्रीज. क्यों हार्ट बीट इंक्रीज करें? ऑफकोर्स हार्ट ज़्यादा काम करेगा, पूरी बॉडी को बहुत रिपीटेड साइकिल्स में ब्लड ज़्यादा पहुंचाएगा तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन वहाँ पे जल्दी पहुंचेगा. ओके. और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर देता है हर ऑर्गन के पास. कैसे? या मसल के पास. कैसे? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू. ओके. व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन. अभी जैसे देखा हमने रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई और ब्लड फ्लो बढ़ गया. जैसे ही एक्सरसाइज स्टॉप कर देंगे हम, हमारे मसल नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज पे आ जाएंगे, वैसे ये सब नर्व्स, लंग्स, हार्ट और किडनी जैसे नॉर्मल फंक्शन में नॉर्मल कंडीशन में वर्क करते फिर से वैसे वर्क करना चालू हो जाएगा. Thus, the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical activities. तो इससे क्या हुआ, ये सारे ऑर्गन्स क्या कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ होके काम कर रहे थे. ओके. इसका ही मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन. ओके. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs. अब ये जो कोऑर्डिनेशन में वर्क हो रहा है तो सारे ऑर्गन्स को मैसेज जाना चाहिए कि हाँ अभी हमको कोऑर्डिनेशन में वर्क करना है. तो वो कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम में जैसे CNS, ब्रेन ये सब आता है हमारा, और एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं हॉर्मोन्स. क्लियर. The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. ओके. यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे हमको पता है कि हम गर्म चाय में या गर्म पानी में हाथ डाल रहे तो हमको तुरंत वहाँ से निकालना है, गलती से चला जा रहा है तो वहाँ से तुरंत निकालना है, तो वो किसका काम है, वो न्यूरल सिस्टम का काम है. ओके. The endocrine system provide chemical integration through hormones. अब endocrine system क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करता है. वो केमिकल क्या है, हार्मोन से, उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. ओके. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द साइनस. ये सब तो हमको पढ़ना है. ऑफकोर्स आपको समझ नहीं होगा ये सब क्या है, ऑफकोर्स यही तो इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है. ओके. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल सिस्टम से.
The neural system of all animal is composed of highly specialized cells called neurons. Neural system के cells कौन से होते हैं? तो न्यूरॉन्स. उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन्स. ओके, वो हाईली स्पेशलाइज सेल होते हैं बिकॉज इनके फंक्शंस अभी आप देखोगे ना कि ये न्यूरॉन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इतने वो स्पेशलाइज तरीके से क्यों बने हुए हैं. ओके, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. ऑफकोर्स न्यूरॉन का काम क्या होता है? सब कुछ ब्रेन को पता होता है कि हाँ हमको इसके अंदर गर्म पानी के अंदर हाथ नहीं डालना, ये सब. तो ये सब हमको पता है कि बाहर से कोई स्टिमुलाई आ रहा है, हमको उसको कैसे रिएक्ट करना है, वो सब क्या न्यूरल सिस्टम का काम है. ओके, तो जो मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से हमारे हाथ तक आता है, वो सब कुछ न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं. हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, The neural organization is very simple in lower invertebrates. अब हमने invertebrates देखे थे. ओके, उसमें क्या होता है? ये न्यूरल सिस्टम एकदम सिंपल तरीके से बना. ऑफकोर्स इसमें सिस्टम नहीं होता, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है. हमारे में ही सिर्फ सिस्टम होते हैं. अभी हमने देखा था जो हमसे लोअर स्पीसीज है उसमें क्या होता है? सिस्टम. जैसे प्लांट्स है उसमें सिस्टम नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ओनली ऑर्गन्स है. ओके, For example, in Hydra it is composed of a network of neurons. अब हाइड्रा में कैसा है? तो वो सिंपल एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है. पूरा वेल डेवलप ब्रेन ये सब आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा. The neural system is better recognized in insect where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissues. अब हम इंसेक्ट में देखेंगे तो हमको वहाँ पे क्या मिलेगा? ब्रेन भी मिलेगा with number of ganglia and neural tissue. ओके, इंसेक्ट्स की बात हो रही है. इनवर्टिब्रेट्स में देखा हमने क्या था? सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. फिर वर्टिब्रेट पे आते हैं. द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. ओके, हमारे पास पूरा न्यूरल सिस्टम डेवलप्ड होता है वर्टिब्रेट्स के बाद. अब देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट central neural system and second is peripheral neural system. Okay, so first हम देखेंगे central neural system. central nervous system भी बोल सकते हो आप इसको. Okay, the central nervous system includes, तो central nervous system में क्या होता है? brain and spinal cord. याद रखना है आपको. Okay, central nervous system में क्या है? brain and spinal cord. एंड इज द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. ओके, प्रोसेस कर रहा है, वो सब कौन करता है? CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? PNS. द PNS कंप्रेसेस ऑफ ऑल नर्व्स. जितनी भी हमारे बॉडी में नर्व्स है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? वो किसके अंदर आती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, of the body associated with the CNS. The nerve fibers of the PNS are of two types. अब हम देखेंगे nerve fibers, यानी समझ लो nerves two types की होती है. ये किसकी बात हो रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिवीजन की. ओके, तो efferent fibers and efferent fibers. The efferent nerve fiber transmit impulse from tissue organs to the CNS. अब देखो ये क्या एफरेंट नर्व फाइबर क्या होते हैं? जैसे अब आपको गरम लगा, कुछ भी आप कहीं पे भी गरम चीज़ को टच कर देते हो, आपको कुछ भी गरम लगा, तो वो हाथ से ब्रेन तक जो सिग्नल जाएगा वो कौन सी नर्व्स लेके जाएंगी? तो एफरेंट नर्व्स. क्लियर? समझ आ रहा है? आपने टच किया, अब हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि ये गरम है? तो वो कौन सी नर्व्स लेके गई? एफरेंट नर्व्स. क्लियर? एंड द एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलर इम्पल्स. अब एफरेंट फाइबर्स क्या करता है? ब्रेन अभी आपको मैसेज देगा कि भाई वहाँ से हाथ हटाओ, तो वो कौन काम करते हैं? वो मैसेज लेके कौन जाएगा आम के पास कि आम हटाओ? वो काम करेगी एफरेंट. क्लियर? एफरेंट क्या? एफरेंट ने आम से लेके ब्रेन तक मैसेज दिया और एफरेंट ने क्या? ब्रेन से आम तक. क्लियर? The PNS is divided into two divisions called as somatic neural system and autonomic neural system. Somatic neural system relays impulse from CNS to skeletal muscles. अब somatic neural system क्या करता है? impulse कहाँ से कहाँ पास करता है? तो CNS to जो वॉलेंट्री मसल है. वॉलेंट्री मसल कौन सी है? स्केलेटल मसल. हमने लास्ट लेक्चर में ये डिटेल में देखा था. ओके, ऑफकोर्स स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, हम जब चाहे उनको मूव कर सकते हैं. ओके,
while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organs। और autonomic neural system क्या करता है, वो इम्पल्स कहाँ से, CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आगे डिवाइड है, आगे क्लासीफाई है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक यानी क्या होता है, जब हम रेस्ट फेज में नहीं होते, हम फाइट की पोजीशन में होते, तब कौन काम करता है, तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा, जब हम रेस्टिंग मोड में होंगे, हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में होगी, ओके। Visceral nervous system is the part of peripheral nervous system that comprise the whole complex of nerves, fiber, ganglia and plexus by which impulse from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। अब visceral nervous system क्या है, तो वो एक पार्ट है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। उसमें से क्या क्या होगा, इम्पल्स CNS से विसरा में जाएगी। अब विसरल ऑर्गन्स हमने देखे थे, जैसे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे, विसरल ऑर्गन्स है, ओके। और वहाँ से विसरल ऑर्गन्स में से CNS के पास, CNS में से विसरल ऑर्गन के पास, ओके, इम्पल्स पास करेंगे। ये किसका काम है, तो विसरल नर्वस सिस्टम का। सब कुछ ये सब आता है विसरल नर्वस सिस्टम में, वो एक क्या है, पार्ट है ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। हमने ऑलरेडी देख लिया न्यूरॉन क्या है, हाईली स्पेशलाइज सेल है न्यूरल सिस्टम के, ओके। अ न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो न्यूरॉन में 3 मेजर पार्ट होते हैं, वो नेकेड आई से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, ओके। तो कौन से 3 मेजर पार्ट है, याद रखने। फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकंड है डेंड्राइट एंड थर्ड है एक्सॉन। डायग्राम में देख लेते तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ओके। सो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, ओके। और ये जो ऐसे ब्रांचिंग है बाहर, उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, ओके। और ये लॉन्ग पार्ट है, उसको हम बोलेंगे एक्सॉन, ओके। तीनों पार्ट क्लियर सबको। फर्स्ट हम चलो डिटेल में पढ़ते हैं सेल बॉडी। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गन्स एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडी कॉल्ड निसेल ग्रेन्यूल। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे सेल बॉडी में ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, उसको हमने क्या नाम दिया, निसेल ग्रेन्यूल। और क्या क्या है सेल बॉडी में, तो साइटोप्लाज्म है, ओके। और क्या है, ऑर्गेनल्स है। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ द बॉडी। सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन्स निसेल ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। अब देखो सेल बॉडी में से क्या ये ब्रांचिंग निकल रही है, ओके। उसके अंदर भी क्या है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, ओके। और उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्लियर सबको, ये डेंड्राइट वाला पार्ट क्लियर। दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। अब न्यूरॉन कैसे अरेंज हो गए, समझो ये एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर भी एक न्यूरॉन होगा, ये एक्सॉन वाला पार्ट इसके यहाँ पे आएगा। एक्सॉन पे इम्पल्स आ गया, डेंड्राइट के पास क्या पहुँचा, इम्पल्स पहुँचा, फिर ये डेंड्राइट सेल बॉडी को इम्पल्स दे देगा, ओके। तो दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। कहाँ पास कर रहे हैं, तो टूवर्ड्स द सेल बॉडी। क्लियर सबको। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ठीक है, एक्सॉन क्या है, दिख रहा है सबको, लॉन्ग फाइबर है, और इसकी डिस्टल यानी एंडिंग वाला पार्ट कैसा है, ब्रांच्ड। क्लियर सबको, क्लियर हुआ इतना। Each branch terminate as a bulb-like structure called as synaptic knob, which possess synaptic vesicles containing chemical called neurotransmitter। सबसे important part है, सब अच्छी तरह सुनना, ठीक है। ये आपको दिख रहा है लास्ट में ऐसे नॉब्स, ठीक है। ये क्या है, एक्सॉन के टर्मिनल
एंड पे प्रेजेंट होंगे, यानी डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर होते हैं वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। आगे वाले टॉपिक्स में हम देखने वाले थे वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो आपको याद रखना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइनेप्टिक नोब में। ओके, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ऑफकोर्स ये ऐसे पास करेगा, तो सेल बॉडी से अवे पास कर रहा है इम्पल्स को। ओके, टू अ साइनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में तो डिटेल में समझा है, फिर से बात कर लेते हैं। न्यूरॉन और मसल का जंक्शन, जहाँ पे यही समझो एक मसल है। ओके, क्लियर, और यहाँ पे नर्व की एंडिंग है। ओके, नर्व की एंडिंग है। इन दोनों के जंक्शन को हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो किस पे हमने डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, कि एक्सॉन के कितने नंबर है और डेंड्राइट्स के कितने नंबर है। ओके, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट है मल्टीपोलर विथ 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। एक्सॉन एक ही है पर डेंड्राइट्स 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। याद रखना है। ओके, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे वो हमको, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे। ओके, सेकंड है बाइपोलर। बाइपोलर यानी एक एक्सॉन है एक डेंड्राइट है, वो कहाँ मिलेंगे हमको, रेटिना ऑफ द आई। ये MCQ में नीट में बहुत बार आ चुका है, फिर से भी आ सकता है। ओके, एंड यूनिपोलर कहाँ मिलेंगे, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, सिर्फ उसमें एक्सॉन ही है, एक ही एक्सॉन है। क्लियर, कहाँ मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेट में। सबको याद रखना है। ओके, ये तीनों टाइप्स डिटेल में आपको ये याद रखना है कि कितने एक्सॉन है कितने डेंड्राइट्स है और वो कहाँ मिलेंगे, मेन इंपॉर्टेंट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ओके, the myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells। अब जो माइलिनेटेड है यहाँ पे, जिसके अंदर जिसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है, एक शीट होती है, उसकी कवरिंग होती है, उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड। क्लियर, और उस पर और क्या है, Schwann सेल, सबको दिख रहा है। क्लियर, मार्किंग की हुई है। विच फॉर्म्स अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। ऑफकोर्स हम उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके पास कवरिंग है माइलिन शीट की। क्लियर, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट, ये देखो शीट है। ओके, माइलिन शीट सबको दिख रही है। इन दोनों के गैप को क्या बोलेंगे हम, नोड ऑफ रेनवीर। क्लियर, सबको ये गैप दिख रहा है बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवीर। इंपॉर्टेंट है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ओके, कहाँ मिलेंगी, तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एंक्लोज बाय अ Schwann cell that does not form a myelin sheath। अब अनमाइलिनेटेड कैसा होता है, उसमें Schwann cells प्रेजेंट होंगे बट माइलिन शीट नहीं बनाएंगे। क्लियर, कहाँ मिलेंगे, तो ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। Neurons are excitable cells because their membranes are in the polarized stage। अब न्यूरॉन्स क्या है, एक्साइटेबल सेल्स है, यानी कुछ भी उसको स्टिमुलस मिलेगा ना तो वो एक्साइट हो जाएंगे। ओके, क्यों, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो पोलराइज्ड क्यों है। ओके, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले इसको ही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। ओके, न्यूरल मेम्ब्रेन पे क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होती है। ओके, वो चैनल्स कैसी होती है, वो मेम्ब्रेन कैसी है कि वो सबको इजीली अंदर या बाहर नहीं जाने देगी, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी किसी किसी को ही अंदर आने देगी, किसी किसी को ही बाहर आने देगी। ओके, दिस आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। ओके, When a neuron is not conducting any impulse, अब न्यूरॉन में से कोई भी इम्पल्स नहीं पास हो रही है, यानी वो रेस्टिंग फेज पे, कोई स्टिमुला नहीं है, कोई इम्पल्स नहीं है,
रेस्टिंग स्टेज पे, ओके समझना है क्या, न्यूरॉन्स रेस्टिंग स्टेज पे। हमने देखा ना कि ऐसे सेल बॉडी के टूवर्ड्स डेंड्राइट्स लेके जा रहा है और अवे कौन लेके जा रहा है, एक्सॉन। अभी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ वो रेस्टिंग फेज पे। क्लियर? The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion। ये किसकी बात हो रही है, रेस्टिंग, ओके रेस्ट पे। तब क्या होता है, परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, नियरली इम्परमिएबल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। क्लियर सबको इतना? Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein। ये permeability की वजह से क्या हो जाएगा, axon के अंदर high concentration of potassium और negative charge protein and low concentration of sodium। Clear? In contrast, the fluid outside, of course outside fluid opposite होगा, उसमें क्या होगा, contains low concentration of potassium ion and a high concentration of sodium, thus form a concentration gradient। अब इसने क्या explain किया कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हमेशा पोलराइज्ड क्यों होती है। क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस में क्यों होती है, तो समझ गए। अब क्या हुआ, हमने देखा कि एकदम ना बाहर कैसा है, एकदम ऑपोजिट है, मेम्ब्रेन के बाहर ऑपोजिट चार्ज है, इनसाइड ऑपोजिट चार्ज है। क्लियर? इस वजह से क्या डेवलप हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये मेंटेन कैसे रखती है, जब रेस्टिंग स्टेज पे होती है तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, विच ट्रांसपोर्ट 3 sodium outwards for the 2 potassium ion into the cell। ओके, 3 बाहर जाएंगे तो 2 अंदर आएंगे। क्लियर? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है तो कि एक्सचेंज में कितना होता है, 3 सोडियम आयन अगर हमने बाहर भेजे तो अंदर कितने आ पाएंगे, 2। ओके, as a result the outer surface of the axonal membrane possess a positive charge while the inner surface में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये हम क्लियर डायग्राम में देख सकते। ओके, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? समझ आया ये डायग्राम आपको? अब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर पोलराइज, इस वजह से क्या रहेगी, पोलराइज रहेगी। ओके, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये देखा हमने, इनसाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, बाहर पॉजिटिवली चार्ज, इनका पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, ये रेस्ट की बात कर रहे थे हम, सबको क्लियर है? You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse। अब आपको इतना तो दिमाग में आया होगा कि ये नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। ऑफ कोर्स बाहर से आया, स्टिमुलस आया, पर अंदर हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में पास होके ऐसे मैसेज पास कैसे हो रहा है। ओके, हमको पता है, हमको कुछ आम पे लगा है तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चल रहा है कि हमको आम पे लगा है। ऑफकोर्स वहाँ से मैसेज पास हो रहा है ना, तो ये मैसेज पास कैसे हो रहा है, अब वो समझेंगे हम। ओके, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ions। Clear? जब कोई भी स्टिमुलस आएगा तब क्या होगा, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइट। क्या हो जाएगा, इजीली सोडियम के लिए परमिएबल हो गए। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, देख सकते हो, अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाएगा, बाहर नेगेटिव नेगेटिव होता जाएगा, ऑपोजिट हो गया चार्ज। क्लियर? तब हम उसको क्या बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, तब इम्पल्स ट्रांसमिट हो पाएगा, पोलराइज्ड हो गया। क्लियर?
This lead to rapid influx of the sodium ion followed by the reversal of the polarity at the site. Reversal यानी क्या हो गया? The outer surface of the membrane become negatively charged and the inner surface become positively charged. अब क्या हो गया? अंदर वाली पॉजिटिव, बाहर वाली नेगेटिव. क्लियर? The polarity of the membrane at the site is thus reverse and hence depolarized. Okay? ये जो रिवर्स हुआ उसको हम पहले क्या बोल रहे थे? ये पोलराइज्ड है. ओके, रेस्ट में फिर क्या हो गई? डीपोलराइज. ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. वहाँ क्या बोल रहे थे? रेस्टिंग पोटेंशियल. ये क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल. इस एक्शन पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स. इतनी देर से आप इम्पल्स सुन रहे होंगे, आपको नहीं समझ आ रहा क्या है ये, अब आपको समझ आया होगा. Which is in fact termed as nerve impulse. Okay, at size immediately ahead the axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. Okay, as a result a current flows on the inner surface from site A to B. Clear? अभी कैसे करंट फ्लो हो रहा है आपको समझ आ रहा है? A से कहाँ जा रहा है? B में जा रहा है. क्लियर? ए साइड से कहाँ जाएगा? बी साइड में जाएगा. अब hence the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at the site B. साइड बी पे अब क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल. यानी क्या? इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई. ओके, thus the impulse generated at the site A अराइव एट द साइड पी. समझाती हूँ मैं आपको डायग्राम में, आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे अब. ठीक है, यहाँ पे एक ए और बी साइड की बात हो रही है. ओनली ए और बी पे आप फोकस रखो. ठीक है, पहले क्या था? ऑपोजिट चार्ज था. ठीक है, पहले ऐसा चार्ज था. क्लियर? अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव. फिर यहाँ पे आया स्टिमुलस. ठीक है, रेस्ट पे थे, फिर आया स्टिमुलस. उसने क्या किया? ऑपोजिट चार्ज कर दिया, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, और सोडियम के लिए परमेबल हो गई. फिर यहाँ पे जो ए पे स्टिमुलस मिला वो आगे पास होके यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, ऐसे इम्पल्स पास होता है. क्लियर? द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड. समझे अभी इम्पल्स कैसे? अभी आर्म पे लगा है तो ब्रेन पे मैसेज कैसे पहुँच रहा है. ओके, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू द सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव. जो हमने देखा था कि परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए, वो एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है. थोड़े ही टाइम के लिए वो परमिएबल होती है. ओके, डिस्क्यूकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिएबिलिटी टू द पोटेशियम आयन. ओके, उसके बाद क्या होता है? तुरंत पोटेशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी हो जाती है. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड potassium diffuse outside the membrane and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation. फिर जैसे ही पोटेशियम के लिए परमिएबल हो गई, फिर से आ गया पोटेशियम बाहर आ गया, फिर कैसे हो जाएगा? जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल था वैसे ही हो जाएगा. ऐसे ही करते करते पूरा इम्पल्स पास होगा ब्रेन से साइड तक, साइड से ब्रेन तक. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called as synapses. Okay? अब synapses क्या है? तो वो एक जंक्शन है. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा? तो थ्रू साइनेप्सिस. ओके, साइनेप्सिस क्या होता है? यानी एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों का जंक्शन क्या बोलेंगे हम? साइनेप्सिस. ओके, a synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. अब समझने वाली बात है, जैसे हमने बोला ये एक न्यूरॉन का एंड है, यानी ये एक्सॉन है. ओके, यहाँ पे क्या होगा? ऐसे डेंड्राइट्स होंगे. क्लियर? ये सेल बॉडी है और इसमें ये डेंड्राइट्स है. क्लियर? इसकी ब्रांचिंग डेंड्राइट्स है. तो इस वाले न्यूरॉन को हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इस वाले को बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. क्लियर? which may or may not be separated by a gap called as synaptic cleft. अगर ये दोनों के बीच में गैप है तो उस गैप को हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. सब में ये गैप नहीं होती. There are two types of synapses, namely electric synapses
एंड केमिकल साइनेप्सिस। क्लियर, दो टाइप के साइनेप्स है, एक इलेक्ट्रिक और सेकंड केमिकल। फर्स्ट में पढ़ते इलेक्ट्रिक। At electrical synapses, the membrane of pre- and post-synaptic neuron are in very close proximity. Okay, electric synapses में क्या होता है, जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो बहुत नज़दीक होंगे। ओके, मेम्ब्रेन दोनों की क्या होगी, बहुत नज़दीक होगी। तो करंट क्या, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द साइनेप्स। तो डायरेक्टली क्या, एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर, transmission of an impulse across the electric synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। अब हमने impulse conduction में axon में देखा था कैसे कंडक्ट हो रहा है। ओके, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइनस में सेम होगा। ओके, सिमिलर है। impulse transmission across an electric synapse is always faster than that of केमिकल साइनप्स। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक करंट तो फास्ट ही फ्लो करेगा, केमिकल वाला प्रोसेस कोई भी टाइम लेगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक साइनप्स में जल्दी इम्पल्स पास हो जाती है। इलेक्ट्रिक साइनप्स आर रेयर इन अवर सिस्टम, बट ये इलेक्ट्रिकल साइनप्स क्या है, रेयर है हमारी बॉडी में। At a chemical synapse, the membranes of the pre- and postsynaptic neuron are separated by a fluid-filled space called as synaptic cleft। अभी हमने देखा था साइनेप्स के बीच में गैप हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड भी होता है। ओके, डू यू नो हाउ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनेप्टिक। अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एंड पे इम्पल्स आ गया, हमने देखा एक्सॉन पे इम्पल्स आ गया, अब वो इस गैप के थ्रू डेंड्राइट में कैसे जाएगा। अगर डेंड्राइट्स बना देती हूँ मैं थोड़े से, इन डेंड्राइट्स में कैसे जाएगा ये भी सोचने वाली बात है। कैसे जाएगा तो अभी हम वो ही समझेंगे। Chemicals called neurotransmitter are involved transmission of the impulse at this synapse। Clear, यहाँ पे क्या काम आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कहाँ पे था सबको याद रहना चाहिए, मैंने एक्सॉन के स्ट्रक्चर में बताया था, साइनेप्टिक नोब में। ओके, द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। When an impulse arrive at the axon terminal, अब impulse conduction हो गया, impulse पहुंचा axon की टर्मिनल एंड पे। ओके, हमने देखा था एंड। इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसल्स टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अब चलो हम डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, ये नोब, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे इम्पल्स आ गई। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये वेसिकल्स कहाँ, मेम्ब्रेन के साइड में जाते जाएंगे। ओके, और उनसे ये से फ्यूज़ हो जाएंगे। सबको दिख रहा है ये वेसल्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे। क्लियर, अभी रीड करो तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। When an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vessels towards the membrane where they fuse with the plasma membrane। Clear, देखा हमने। And release their neurotransmitter in the synaptic cleft। अब एक्सॉन में से कहाँ आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। एक्सॉन में से कहाँ आ गया ट्रांसमीटर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ओके, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक्सॉन क्या है, प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे क्या होगी, पोस्ट साइनेप्टिक, वहाँ पे रिसेप्टर होंगे। ओके, this binding open ion channel allowing the entry of ions which can generate new potential in the postsynaptic neuron। ओके, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करेंगे, आयन चैनल को ओपन कर देंगे। ओपन कर दिया तो वहाँ पे बनेगा न्यू पोटेंशियल। क्लियर, या ये पोटेंशियल दोनों हो सकता है, ये जो पोटेंशियल जो एक्साइटेटरी भी हो सकता है या इनहिबिट, या तो वो इम्पल्स को बंद कर देगा, इनहिबिट करेगा, या तो एक्साइट होके आगे पास करेगा। क्लियर, दोनों हो सकता है ये, डिपेंड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर सबको इतना। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। द ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी
एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ऑफकोर्स हमको भी जो भी करना होता है तो कौन सोचता है, ऑफकोर्स ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, ब्रेन के पास। ओके, इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉल्ट्री ऑर्गन्स, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, अभी 24 आवर्स की रिदम भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो एक्टिविटीज ऑफ सर्वर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन। ओके, इट इज ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ऑफकोर्स ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ऑफकोर्स हमको पता है ब्रेन के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्शन, स्कल। ओके, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजिन। अब आपको अब बोले ना कोई, कवरिंग क्या है ब्रेन की, कौन सी, मेम्ब्रेन कवर करती है, कुछ आपको बोले हम कवरिंग क्या है तो आपको याद आना चाहिए मेनिंजिन्स। ब्रेन की कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजिन्स। क्लियर। तो कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडल लेयर, उसको बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ये, आर्कनॉइड, एंड एन इनर लेयर, और इनर लेयर जो ब्रेन से कांटेक्ट में होती है वो कौन सी होती है, पाया मैटर। क्लियर। कौन सी तीन हो गई, आउटर ड्यूरा, मिडल आर्कनॉइड एंड इनर पाया मैटर। क्लियर सबको। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, ब्रेन के 3 मेजर पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, सबको पता है ये तो हमने लोअर क्लास में पढ़ लिया था, हम फिर से एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। सबको दिख रहा है फोर ब्रेन। क्लियर। आगे वाला पार्ट मिड ब्रेन और पीछे वाला पार्ट क्या होगा, हाइंड ब्रेन। डिटेल में हम ये पूरा डायग्राम भी समझने वाले हैं, बट फर्स्ट रीड कर लेते हैं हम। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम फोर ब्रेन। ओके, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर। फोर ब्रेन में क्या क्या है, तो सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो चलो हम डायग्राम में देख लेते हैं। सेरेब्रम क्या, मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है पूरा। ये क्या है, ऑफकोर्स इतना सारा तो सिर्फ सेरेब्रम ही है, तो मेजर पार्ट है। क्लियर। और क्या क्या है, सेरेब्रम है, थैलेमस सबको दिख रहा है, और हाइपोथैलेमस। क्लियर, सबको दिख रहा है ये क्या पार्ट है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस सेरेब्रम। ये किसके पार्ट है, तो फोर ब्रेन के। क्लियर। A deep cleft divide the cerebrum longitudinally into 2 halves। अब cerebrum इतना बड़ा है, एक उनके बीच में क्लेफ्ट है जो cerebrum को दो पार्ट, दो हाफ में डिवाइड कर देता है। ओके, वो दो, लेफ्ट और राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। क्लियर। सेरेब्रम एक क्लेफ्ट से, एक खट्टे, एक डीप क्लेफ्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। उसको हमने क्या नाम दे दिया, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ओके, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलो हम डायग्राम देखते हैं। अब ये एक सेक्शन है ब्रेन का, ठीक है। अब ऐसे हमने बीच में से उसको ऐसे कट मार दिया है। ओके, एक पार्ट है ये, तो ये दूसरा हेमिस्फीयर यहाँ से कनेक्ट होगा उसके साथ। क्लियर। ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर। तो दो हेमिस्फीयर किसके साथ, किससे थ्रू कनेक्ट होते हैं, आपको याद रखना है, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कवरिंग क्या है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, उसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। उसमें क्या है, कॉर्टेक्स में फोल्ड्स है। ओके, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। जो ये कॉर्टेक्स है, जो कवरिंग है, उस वो क्या है, ग्रेइश इन कलर है। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेशन हियर
गिविंग द कलर। न्यूरॉन यहाँ पे क्या, सेल बॉडी उनकी क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ग्रे कलर के अपीयर होते हैं यहाँ पे। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन द फंक्शन। क्लियर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, मोटर सेंसरी एरियाज होंगी, लार्ज रीजन होंगे, ओके। वो पूरी सेंसरी भी नहीं है, सब मोटर भी नहीं है, ओके। दिस रीजन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एसोसिएशन एरिया कहाँ होती है और उनका फंक्शंस मेन क्या है। क्लियर। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीट, ओके। अब ट्रैक्ट में क्या होता है, माइलिन शीट से ये कवर होते हैं, किससे, माइलिन शीट से। इनर पार्ट ऑफ द विच कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ द सेल। ये किसकी बात हो रही है, हमने पहले बाहर कॉर्टेक्स की बात की, अभी हम इनर की बात कर रहे हैं, ओके। उसमें क्या है, माइलिन शीट है, ओके, माइलिन शीट से कवर है। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, वो वाइट अपीयरेंस देते तो उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। क्लियर, समझ आया, ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ओके। सेरेब्रम किसके अराउंड होता है, थैलेमस के, देखा हमने। विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। किसके लिए, तो एक कोऑर्डिनेटेड सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा वो कहाँ था, बेस पे था, थैलेमस के बेस पे, हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन आ गए, ओके। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones। हम एंडोक्राइन सिस्टम में ये डिटेल में हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, क्या उस पर यहाँ पे ब्रीफली पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स, ओके। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिप्पोकैम्पस फॉर्म और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिम्बिक लोब। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, ओके, ये आपको याद रखना है। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ, ओके, हाइपोथैलेमस भी करता है, और लिम्बिक सिस्टम किसमें किसमें हेल्प करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, ओके। क्या क्या हो सकता है वो, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, ओके। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन, देखा वो भी हमने, एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ऑफकोर्स मिड में आ रहा है तो फोरहेड और हाइंड ब्रेन के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने नाम क्या दिया है, मिड ब्रेन दिया। अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में से जो कैनाल पास होती है उसको हमने क्या नाम दिया है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ओके, एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट याद रखना है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग, ओके। पीछे की साइड पे मिड ब्रेन पे 4 स्वेलिंग है, 4 लोब्स है, उसको हमने क्या बोला है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ओके। क्लियर मिड ब्रेन सबको। अब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंप्राइज पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला को और क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्लियर, ये किस में आते हैं, तीनों पार्ट हिंड ब्रेन में। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स। अब पॉन्स क्या करता है, डिफरेंट फाइबर्स को इंटरकनेक्ट करता है ब्रेन में से, ओके। सेरेब्रल हैज़ very convoluted surface in order to provide additional space for many neurons। उसने क्या कर दिया है, सरफेस कैसी है उसकी, convoluted है, तो ज़्यादा स्पेस मिले न्यूरॉन्स को, ओके। द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, क्लियर, जो वर्टिब्रा के अंदर होती है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन,
कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड द गैस्ट्रिक सीक्रेशन। तो मेडुला क्या क्या कंटेन करते हैं, कौन से सेंटर्स क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन। क्लियर। 3 मेजर रीजन मेकअप ऑफ ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। क्लियर। ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, आपको याद रखना है, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो याद रखना है आपको, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। क्लियर। तो आज हमारा हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।